हेलो फ्रेंड्स, क्रैक जीके जी इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए इस वीडियो में दृष्टि एनसीईआरटी समान विज्ञान का जो पीवाईक्यू बुक है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको आपकी तैयारी में ये बुक ग्रो करेगा, तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। और अगर पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस बुक में 6 से 12 तक की एनसीईआरटी का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का व्याख्या सहित है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि कक्षा 6 के अंतर्गत में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं जो सर्वाहारी कहा जाता है। इसका जो व्याख्या दिया हुआ है, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, जो मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करता है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय ही उपलब्ध होते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती है और इसे अपनी छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद पहले वर्ष के केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। सभी पौधों की जड़ तथा तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। तो इसके बारे में देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सभी पौधे जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता है। सरसों की पत्तियां तथा बीज का ही प्रयोग खाने हेतु किया जाता है। कुछ पौधे 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा एक सर्वाहारी जीव होता है। कौवा कैसा जीव है? सर्वाहारी जीव है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो शेर एवं बाघ क्या करते हैं? वो एक दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी क्या होता है? तो वो पेड़ पौधे के उत्पाद को खाते हैं। पालक और फूलगोभी क्या है? वो एक सब्जियां हैं। और दूध, पनीर, घी क्या है? सभी जंतु उत्पाद हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। शेर और बाघ क्या है? दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद के खाते हैं। पालक और फूलगोभी क्या है? एक सब्जी है। दूध, पनीर, घी, दही ये सभी जंतु उत्पाद हैं। भोजन के घटक, इसके बारे में देखते हैं। कौन से भोजन के पोषक तत्व में सम्मिलित हैं? तो खनिज लवण, विटामिन, आहार कौन सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। केवल 1, 2 खनिज लवण और विटामिन होते हैं जो भोजन के पोषक तत्व में सम्मिलित होते हैं। व्याख्या इसका देखते हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, विटामिन, खनिज लवण सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में रेशे और जल भी होते हैं। रुक्षांश में हमारे शरीर कोई पोषक प्रदान नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। सही बात है। प्रोटीन, खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। ये भी सही दिया हुआ है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1, 2, 3। इसके बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन और खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, स्टार्च, शर्करा। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो ये एमिनो एसिड प्रोटीन के अंतर्गत में आता है। शर्करा, आमंड ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं।
कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, उसमें मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और स्टार्च और शर्करा होता है। अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन होते हैं। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भोजन में वसा की अधिक मात्रा मोटापे के कारण बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा दोनों। भोजन में वसा अधिक मात्रा होता है तो मोटापा बन जाता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ये सही है। तो 1 2 दोनों सही होंगे। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा मिलता है, तो वसा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा मिलता है। वसा में कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषक तत्व के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इसके रूप में विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ के शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। 1 2 दोनों सही है। व्याख्या देखते हैं। हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता, नंबर विटामिन दिया हुआ और रोग दिया हुआ, उससे किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता की कमी होती है, विटामिन B1, विटामिन सी की कमी से और विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन डी की कमी से इरिटेशन होता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी विटामिन सी के स्कर्वी रोग। नेक्स्ट नीचे देखते हैं। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता रतौंधी जिसे कहते हैं, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से इरिटेशन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, तो ये असत्य है। नहीं, विटामिन बी नहीं, सी घाव भरने में सत्य होता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन ए है जो त्वचा और आँख के स्वस्थ रखता है और विटामिन सी है जो रोगों से लड़ने में सहायक करता है। व्याख्या देखते हैं। ए बी और डी सही है, क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक करता है। घाव भरने में विटामिन सी आवश्यक होता है। विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम, आयोडीन और लौह। तो कैल्शियम, आयोडीन एक ग्वाइटर रोग होता है और कैल्शियम हड्डी, तो ये दोनों सही है। लौह एनीमिया होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होने वाले रोग को अभावजनक रोग कहते हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत से संबंधित विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण हैं। लौह की कमी से अरक्ता होती है, इसके कारण कमजोरी का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण धीमी होता है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी भी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो इसकी जो शरीर का वृद्धि है वो रुक जाता है। तो मानव शरीर में वृद्धि के लिए प्रोटीन जरूरी है। धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में कथन का सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? जूट नारियल के बाहरी आवरण होता है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। तो रेशम तंतु किससे प्राप्त होता है? कोकून से प्राप्त होता है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है। रुई और जूट जैसे तंतु पौधे से प्राप्त होते हैं, पादप से प्राप्त किए जाते हैं। रुई और जूट ये पादप से प्राप्त किया जाता है। ऊन और रेशम ये जंतु से प्राप्त किया जाता है। रेशम तंतु रेशम की कीट के कोकून से प्राप्त होता है। व्याख्या देखते हैं। तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है।
रुई जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा होता है। पटसन कैसा होता है? द्विबीजपत्री। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रेशम तंतु रेशम के कीट के कोकून से बनता है। ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट तथा याक के बालों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार कीजिए उपयुक्त तंतुओं में कौन सा संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? 2, 3, 4 पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। ये सभी क्या संश्लिष्ट फाइबर है? पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। कपास, जूट, रेशम, ऊन के तंतु पादप एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। इसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप एवं जंतु नहीं है उसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जिससे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं का उदाहरण है। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक किसका उदाहरण है? संश्लिष्ट तंतुओं का उदाहरण है। भारत में पटसन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में की जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन पादप को पुष्प अवस्था में काटते हैं। इसका राइट आंसर 1, 2, 3 तीनों हो जाएंगे। पटसन पादप के पुष्प अवस्था में होता है। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। कताई किसे कहते हैं? तो रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। पटसन पादप के पुष्पन अवस्था में होता है। फसल कटाई के पश्चात कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है। डुबोने से तने गल जाते हैं। पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। कताई इस प्रक्रिया को रुई का एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन से जल में विलय होता है? 1, 2 और 4। ए ऑक्सीजन, सिरका, नींबू का रस ये जल में विलय होते हैं। मिट्टी का तेल ऊपर में आ जाते हैं। जल में विलय होते हैं। ऑक्सीजन, सिरका, नींबू का रस जल में विलय होते हैं। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते, जैसे जल में अविलीय होते, जैसे मिट्टी का तेल अविलीय होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच, कौन पारभासी है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा केवल 1, केवल 2। तेल का लगा कागज ये पारभासी का उदाहरण है। वह पदार्थ जिसके पार स्पष्ट देखा जा सकता है, आर पार, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उसे अपारदर्शी कहते हैं। कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण होता है। पारभासी पदार्थ कहते हैं। तेल लगा कागज कैसा होता है? तो पारभासी होता है। तेल लगा कैसा होता है? पारभासी होता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमत्कार होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। तो सत्य नहीं है, तो 2 सत्य नहीं है, 1 सही है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ के गुण भिन्न भिन्न होते हैं और कुछ पदार्थ के दिखावट में चमकदार होते हैं। इसका देखते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थ से बनी होती है, न कि एक ही पदार्थ से। अनेक पदार्थ के से बने होते हैं। पदार्थ के पृथक्करण के बारे में देखते हैं। पदार्थों का पृथक्करण, इसका 1, 2, 3 हो जाएगा।
निष्पादन, निस्तारण और निस्संदन, ये तीनों होता है। जैसे निष्पादन, निस्तारण और निस्संदन तीनों ही मिश्रणों से अवयव को पृथक किया जा सकता है। हैंड पिकिंग, चालन, अवसादन, थ्रेसिंग और बाष्पन भी मिश्रण के उसके अवयव का पृथक्करण की कुछ अन्य विधियाँ हैं। थ्रेसिंग से भी करते हैं, इवेपरेशन से भी करते हैं, चालन से भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण की विधियों का प्रयोग संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेकर पृथक किया जाता है, ये गलत है। किसी भी मिश्रण को कणों के अमाप के अंतर का उपयोग चालन तथा निस्संदन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। चालन प्रक्रिया में चलनी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कण को चालकर अलग कर सकते हैं। अधिक महीने अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े तथा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्संदन कहते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव की तली में बैठ जाने के कारण अवसादन होता है। भारी अवयव जो तली में बैठ जाते हैं उसे अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेड़ने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं, ये गलत है, बी गलत है। द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए हम वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। द्रव में जो घुले ठोस को अलग करने के लिए हम वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। द्रव को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन क्या कहलाता है? तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोला जा सके, उस पदार्थ को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलीयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी भी विलयन को गर्म करेंगे तो उसकी विलीयता पर बढ़ जाती है। किसी भी विलयन को गर्म करने पर उसकी विलीयता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी विलीयता बढ़ जाती है। विलयन के तापमान बढ़ने पर विलीयता बढ़ जाती है। पौधे के जानिए, पौधे के बारे में। तो पुष्प निम्नलिखित में से नहीं है। बादल, पंखुड़ी, पुंकेसर, मूलांकुर, ये सम्मिलित उसमें नहीं होते, केवल 5 वाला मूलांकुर ये जड़ से सम्मिलित होते हैं ना। तो इसका राइट आंसर ये हुआ, पुष्प में बादल, पुंकेसर, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर होते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। बादल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश तंतुपुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय बीजांड स्त्रीकेसर का भाग होता है। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। मूलांकुर बीज से संबंधित है। मूलांकुर किससे संबंधित है? बीज से संबंधित है। पत्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्ती में पर्णवृत्त या फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड संश्लेषित करते हैं, मीन्स स्टार्च। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया को ग्रहण करती है। तो ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च संश्लेषित करता है। पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। व्याख्या देखते हैं। क्योंकि पत्तियां वायुमंडल से जल वाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जल वाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती है। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1, 2 दोनों सही होंगे। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भाग में संग्रहित होता है। तना उपयुक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कठोर, मुलायम या कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते, भूमि पर फैल जाते हैं। विसर्पी लता कहते उसे।
जबकि कुछ पौधे आरोही होते हैं। जड़ों के बारे में विचार करते हैं। इसका राइट आंसर केवल एक सही होगा। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे जड़ें रेशेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जड़ नहीं है? आलू क्या है? जड़ नहीं है बल्कि वो एक तना है। तो गाजर, मूली, शलजम। गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, टेपियोका जड़ें होती हैं, लेकिन आलू एक तना होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? 1, 2, 4 और 5। ये ऑक्सीजन तो छोड़ते ही हैं। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश, ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भाग में स्टार्च के रूप में संगृहीत होता है, मीन्स जमा होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर अगला बचा हुआ चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हमें लाएंगे।